फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक नेशनल इनकम के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो भाई आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जब आप पॉइंट पढ़ते हो तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सारी चीज़ें आप हमेशा फेस करते हो पढ़ते वक्त, और इन चीज़ों की नॉलेज ना हो पाने की वजह से हम उसको उतना अच्छा नहीं समझ पाते जितनी अच्छी से हमें वो समझ आनी चाहिए, जितनी अच्छी सी वो बातें हमें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, इन्हीं चीज़ों को समझने वाले हैं कि ये जीडीपी क्या होता है, ये जीएनपी क्या होता है, ये एनएनपी क्या होता है, या फिर नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम लोग शुरू करते हैं, राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को। भाई सबसे पहले तो देखो, हमारे अपने वनडेज एग्जाम्स में तो डेफिनेशन तो आता नहीं है कि व्हाट इज नेशनल इनकम। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, मतलब कि एक आसान भाषा में कि राष्ट्रीय आय क्या है या नेशनल इनकम क्या है। तो जैसे कि हर देश का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, और हमारे फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत जो है 1 अप्रैल से होती है। ठीक है, और ये कब तक चलता है? 31 मार्च तक चलता है। तो इसीलिए ना आप कभी भी इकोनॉमिक्स की बुक उठाओगे तो आप देखोगे ऐसे लिखा होता है वो 2001 टू 2010 11, है ना। कभी भी इकोनॉमिक्स में आप देखते हो ईयर ऐसे लिखा जाता है। तो इसको लिखे जाने की वजह क्या है? यही वजह है कि हमारा कुछ महीने इस साल के हैं और कुछ महीने इस साल के हैं, तो है ना, 2 साल इंक्लूड हो रहा है एक साथ। मान लो 2020 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, अब ये 2021 31 मार्च को जाके खत्म होगा, है ना। तो इसलिए आप इस समय के जो भी डाटा होंगे तो उसको आप कैसे लिखोगे? 2020-21 लिखोगे। यही रीजन है कि इकोनॉमिक्स में हम हमेशा, आप ज्यादातर देखोगे इकोनॉमिक्स में ईयर्स ऐसे ही दर्शाया जाता है। इसी रीजन से, इसलिए मतलब कि इस रीजन से इस तरह से दर्शाया जाता है डेट वगैरह को। ठीक है, ईयर वगैरह को। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत, इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत हमारे देश का, मतलब हमारे जो भी प्रोडक्ट होते हैं या सर्विसेज होते हैं, तो उन्हीं सबके जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू होती है, जो अंतिम मौद्रिक मान होता है, उसी को हम क्या है कि राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे समझना क्या है, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, यही यहाँ पे मेन पॉइंट है। तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम पढ़ने जा रहे हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और यही आपको मेनली यहाँ पे समझना है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, पहले उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका जीडीपी। तो जीडीपी के बारे में जानते हैं। जीडीपी क्या होता है? तो भाई जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये है क्या कि किसी एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर, ठीक है, किसी एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं, तो उसी के फाइनल मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप काउंट कर रहे हो तो वो आपके देश की बाउंड्री के भीतर जनरेट हुआ हो। बाहर से कुछ भी आ रहा है तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आप समझ पाओ इन चीजों को। अब जैसे कि मान लो एप्पल है, एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है, इसने एक फर्म इंडिया में लगाया और यहां पे ये प्रोडक्शन कर रहा है। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंपनी है, बाहर की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। हम ये क्या देख रहे हैं कि ये एप्पल का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कर रहा है, हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर कर रहा है, तो ये हमारे जीडीपी में कैलकुलेट होगा, इसको हम अपने जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। वहीं अगर आप कोई इंडियन कंपनी लाइक विप्रो ले लो, ठीक है, विप्रो ने अमेरिका के अंदर जाकर अपनी कंपनी खोली, अमेरिका में इसने अपना फर्म डाला विप्रो ने। तो ये भले ही इंडियन कंपनी है, लेकिन ये सर्विस कहां दे रहा है? अमेरिका की बाउंड्री के अंदर दे रहा है। तो अमेरिका की बाउंड्री में जाके जो इसने सर्विस दी है वो हमारे जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे देश के बाउंड्री के भीतर ये सर्विस जनरेट नहीं हुआ है। तो यही चीज आपका जीडीपी होता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर फॉर्मूले के बेस पे आप इसे लिखना चाहो तो ये जीडीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? G+C+I + X-M हो जाएगा ये। तो इनका मतलब भी लिख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। G का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज द मीनिंग ऑफ G,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग खर्च, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उपभोग खर्च। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। और एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट, शुद्ध निर्यात, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट। तो ये आपका जीडीपी का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो आई होप कि आप जीडीपी समझ चुके होंगे। सीधा सीधा याद रखो, देश की बाउंड्री के भीतर कोई सर्विस कोई प्रोडक्ट, उसी का फाइनल मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी बन जाता है, ठीक है, साफ सीधी बात है। अब जीडीपी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज जीएनपी। तो हम लोग जीएनपी को समझते हैं कि जीएनपी क्या होता है। तो अगला जो पॉइंट है जीडीपी के बाद दैट इज जीएनपी। तो जीएनपी क्या होता है? जब आप जीडीपी में इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ देते हो, इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से आने वाली आय, ठीक है, जीडीपी प्लस विदेशों से आने वाली आय, तो इसको आप जीएनपी कहते हो। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जीडीपी प्लस आर माइनस पी हो जाएगा, ये आर माइनस पी हो जाएगा। तो यहाँ पे आर क्या होता है? यहाँ पे आर रिसिट होता है, जो कुछ भी आपको प्राप्ति होती है उसको आप आर कहते हो, ठीक है। और यहाँ पे पी क्या होता है? पेमेंट होता है, भुगतान होता है, ठीक है। अब जरा हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब क्या है। यहाँ पर मतलब क्या ऐड होगा और क्या ऐड नहीं होगा, इसी को तो समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एप्पल अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, आईफोन अमेरिका की कंपनी है। इसने इंडिया के अंदर में एक फर्म लगाया, ठीक है, और यहाँ पे ये एप्पल का प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये हमारे जीडीपी में तो कैलकुलेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे बाउंड्री के भीतर इसका प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ से ये जो कुछ भी प्रॉफिट कमाएगा वो तो उस कंपनी के पास चला जाएगा जो कि अमेरिका की कंपनी है। तो ये हमारे में जीएनपी में कैलकुलेट नहीं होगा, ये हमारे लिए एब्रॉड से इनकम नहीं है, ठीक है, ये हमारे लिए पेमेंट है, माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। दिस इज पेमेंट कि ये कंपनी इंडिया में फर्म डाला और वो पैसा ले गया, भाई हमारे लिए थोड़े रहा, वो तो बाहर की कंपनी थी, प्रॉफिट वो ले गया, तो ये हमारे लिए पेमेंट हो गया। अब ऐसे ही विप्रो है, ठीक है, विप्रो ने अमेरिका में अपना फर्म डाला, प्रोडक्शन कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके जीडीपी में तो कैलकुलेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये अमेरिका के बाउंड्री में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये आपके जीएनपी में कैलकुलेट होगा क्योंकि प्रॉफिट ये आपके देश की कंपनी है, वहां से उठा के ले आएगी ये पैसे, ठीक है। तो ये आपके लिए रिसिट हो जाएगा, ये आपके लिए आर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे और भी कुछ देख लेते हैं। अब जैसे कोई मान लो इंडियन है, बाहर काम कर रहा है, तो वो वहां से पैसे भेजता है, वो हमारे लिए रिसिप्ट हो गया। बाहर के लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं, कमा के पैसे यहाँ से बाहर भेज दिए, वो हमारे लिए पेमेंट हो गया, ठीक है। ये मैं ये समझा रहा हूँ कि क्या रिसिप्ट होगा, क्या पेमेंट होगा, मतलब क्या माइनस करते हैं और क्या प्लस करते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मान लो कोई इंडियन अम्बेसडर है, ठीक है, राजदूत है, इंडियन अम्बेसडर है, राजदूत है, तो ये मान लो कि अमेरिका के अंदर में काम कर रहा है, ठीक है, हमने अपने एक राजदूत को अमेरिका भेजा हुआ है, तो ये इसको जो हम सैलरी दे रहे हैं तो ये हमारे लिए रिसिप्ट होगा या पेमेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए पेमेंट होगा, ये जहां पे रह रहा है वहां ले गया पैसे, वहां खर्च करेगा, भले ये इंडियन अम्बेसडर है लेकिन पैसे ये उस देश में ले गया, ठीक है, हमने वहां दे दिया, तो ये हमारे लिए पेमेंट होगा। कोई विदेशी राजदूत हमारे देश में काम कर रहा है तो उसको उसके देश से जो सैलरी आएगी वो हमारे लिए रिसिट होगा, वो हमारे लिए प्राप्ति होगी। तो ये आप समझ चुके होंगे कि क्या आर होगा क्या पी होगा, यानी कि इनकम फ्रॉम एब्रॉड में क्या जुड़ना चाहिए, क्या घटना चाहिए। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब जीडीपी और जीएनपी में रिलेशन जानते हैं जरा, ठीक है, जीडीपी और जीएनपी में रिलेशन की बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कई बार एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, तो उसमें जीडीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीएनपी, जीएनपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीडीपी, बोथ आर ऑलवेज इक्वल। तो क्या रिलेशन बनता है, जरा इस चीज को देख लेते हैं हम लोग। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये आर और पी पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि अगर आर पी से बड़ा होगा, ठीक है, अगर रिसिप्ट पेमेंट से ज्यादा है,
तो फिर जीएनपी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, है ना, ये इसमें जुड़ जाएगा तो जीएनपी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इस केस में जो जीएनपी है वो जीडीपी से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अगर आर बड़ा है तो। अगर पी बड़ा है तो अब जीडीपी बड़ा हो जाएगा जीएनपी से। देखो थोड़ा मैथ्स लगाओगे खुद ही समझ जाओगे कि अगर पी बड़ा है तो ये माइनस होके इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, तो अब जीएनपी आपका छोटा हो जाएगा जीडीपी से, जीएनपी छोटा हो जाएगा जीडीपी से। और अगर ये दोनों इक्वल है, आर बराबर पी है, बोथ आर इक्वल, तो ये जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में जो जीएनपी है वो जीडीपी के बराबर हो जाएगा। तो भाई ये तीनों ही केस पॉसिबल हैं कि ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये आपके आर और पी की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीजें आर और पी पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों ये हमने जीएनपी के कॉन्सेप्ट को समझा। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे बात करते हैं एनएनपी की, ठीक है। तो अब एनएनपी के बारे में जानते हैं कि एनएनपी क्या होता है, व्हाट इज एनएनपी। तो एनएनपी का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं इसे। देखो भाई हर इकोनॉमी में ना कुछ टूट फूट होती रहती है, ठीक है। कुछ नेचुरल फिनोमिना भी होते हैं जैसे फ्रिक्शन, घर्षण, जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो घिसते हैं, उनको नुकसान पहुंचती है, ठीक है। तो इस तरह की डेप्रिसिएशन को, ह्रास को हम अपने इनकम में तो जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो जब जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, डेप्रिसिएशन को, ह्रास मूल्य को घटा दिया जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको रखना जरूरी भी होता है डेप्रिसिएशन को, फ्रिक्शन कहीं कहीं पे जरूरी भी है, ठीक है। तो जब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं जीएनपी में से तो ये आपको क्या देता है, एनएनपी देता है। और डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी जीरो, ये कभी शून्य नहीं हो सकता ह्रास मूल्य। मैंने बोला ना कि कभी कभी ये कहीं कहीं पे ये नेचुरल फिनोमिना के रूप में भी होता है, जो कि मतलब जैसे फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन इज अननेसेसरी एविल, कि हमारे लिए जरूरी भी है और नुकसान भी पहुंचाता है। कहीं कहीं पे हमें बढ़ाना पड़ता है, कहीं कहीं पे घटाना पड़ता है। तो आप डेप्रिसिएशन को कभी जीरो नहीं कर सकते, घटा भले ही डेप्रिसिएशन को आप कम कर सकते हो लेकिन जीरो नहीं कर सकते। तो जब आप इसे जीरो नहीं कर सकते कभी, तो यहाँ पे एक ही केस क्रिएट होता है, और वो क्या है कि एनएनपी हमेशा जीएनपी से छोटा होगा, एनएनपी हमेशा जीएनपी से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को आप कभी जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। इसी एनएनपी को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। अभी आपका नेशनल इनकम निकल के आ गया, इसी को राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहते हैं, ओके। अब इसको भी कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं एनएनपी को, तो जरा उसे भी समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। एनएनपी को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, जरा उसे भी जान लेते हैं, वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो देखो कि एनएनपी को दो बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट, इसको एनएनपी मार्केट प्राइस भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, मार्केट कॉस्ट भी कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद नेक्स्ट है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस कह लो, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट की बाजार मूल्य पर एनएनपी और फैक्ट्री मूल्य पर एनएनपी, इसको एनएनपी एफसी लिखते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो कि जब फैक्ट्री में सामान बन के तैयार होता है, यानी कि जो उसकी लागत मूल्य होती है, जब आप वहीं पे एनएनपी को कैलकुलेट कर लेते हो तो दैट इज कॉल्ड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जब वो मार्केट में आता है तो क्या होता है, मार्केट में उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, अब तो जीएसटी ही है, ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाता है। तो अब यहां पे अगर आप आके एनएनपी कैलकुलेट करोगे तो वो आपका एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट कहलाएगा। यानी दोनों में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो सीधी सी बात है कि एनएनपी एफसी में क्या करो कि आप इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो, एक चीज माइनस करना पड़ेगा, दैट इज सब्सिडी, और सब्सिडी को माइनस कर दो, तो आप कहां पहुंच जाओगे, आप एनएनपी मार्केट कॉस्ट पे पहुंच जाओगे। तो ये रिलेशन होता है
एनएनपी फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी मार्केट कॉस्ट में कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ेगा। खुद ही समझ लो ना, बाजार पे जब सामान पहुंचता है तो टैक्स जुड़ता नहीं है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स तो जुड़ेगा, ठीक है। सब्सिडी माइनस करना पड़ता है, सब्सिडी गवर्नमेंट पहले ही दे चुकी होती है सामान को सस्ता करने के लिए, कुछ सहायता मूल्य देने के लिए, तो ये आपका क्या आ जाता है, एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट आ जाता है। हमारे देश में जो नेशनल इनकम है वो आपने याद रखना है, क्वेश्चन ये आता है कि हमारे देश में नेशनल इनकम एनएनपीएफसी पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। एनएनपीएफसी फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं हमारे देश के अंदर नेशनल इनकम को। तो अब जानते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में, ठीक है, पर कैपिटा इनकम के बारे में अब डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि एनएनपीएफसी, याद रखना ऑप्शन में कई बार ये एमसी होता है, तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये एफसी होगा, एफसी पे ही हम कैलकुलेट करते हैं, और अपॉन पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, और कुल जनसंख्या से उसे भाग कर दो, तो ये आपका क्या निकल आएगा, पर कैपिटा इनकम निकल आएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कई बार ऑप्शन में यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन होता है, वो नहीं होगा भाई, टोटल पॉपुलेशन होगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन को लेते हैं, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन को इंक्लूड किया जाता है। तो जो फॉर्मूला, जो ऑप्शंस बनते हैं ना एग्जाम में, वो इन्हीं चीजों को फंसाते हैं कि यहाँ पे एमसी भी कर देगा, यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन कर देगा, इन्हीं के बेस पे ऑप्शन बनेंगे। तो आपने ध्यान देना है कि वो एनएनपीएफसी अपॉन टोटल पॉपुलेशन होना चाहिए। तो ये आपका पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय दे देता है, एवरेज इनकम है ये, कि हमारे देश में हर व्यक्ति कितना कमाता है, ठीक है, इस चीज को प्रदान कर रहा है ये, ठीक है। ओके, अब एक चीज और, कभी कभार जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप देखते हो कि उसमें लिखा होता है जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस, जीडीपी एट रियल प्राइस। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो इन चीजों को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, जीडीपी को ना दो बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, और आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको ना दोनों ही मिलेगा देखने को, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं ये जीडीपी, एक होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्य पर जीडीपी, और एक होता है जीडीपी एट करंट प्राइस, वर्तमान मूल्य पर जीडीपी। जीडीपी तो आपको पता ही चल गया क्या होता है, कैलकुलेट करने के दो तरीके बता रहा हूं, ठीक है। तो जो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस होता है, इसको जीडीपी एट रियल प्राइस भी कहते हैं, और इसको जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस भी कहते हैं, अब जरा जानते हैं कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है ये दो बेसिस पे इसे कैलकुलेट करने की, दो आधार पे इसे कैलकुलेट करने की क्यों जरूरत पड़ती है। भाई सपोज कि आप 2020 में जीडीपी कैलकुलेट करने बैठे, कुछ भी जीडीपी आया तो वो हाई आएगा, अब सेटिस्फाई नहीं होंगे। वो हाई क्यों आएगा, उसकी वजह इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ठीक है। इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति, इसकी वजह से चीजों के दाम ज्यादा हैं तो आपको जीडीपी हाई मिला, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि इससे आपको जो है ना अपने रियल ग्रोथ का पता नहीं चला। जब आपने करंट प्राइस पे जीडीपी को कैलकुलेट किया तो इन्फ्लेशन की वजह से वो हाई आया, ठीक है, तो आपको अपने रियल जीडीपी ग्रोथ का पता नहीं चला। तो जब आप करंट मूल्य पे करते हो ना, जब आप वर्तमान मूल्य पर जीडीपी कैलकुलेट करते हो तो उसको जीडीपी एट करंट प्राइस कहते हैं। तो यहाँ पे हमें संतुष्टि क्या नहीं हुई, हमारे को अपने रियल ग्रोथ के बारे में पता नहीं चला। तो हम क्या करते हैं कि एक ना बेस ईयर मान के चलते हैं, एक बेस ईयर, आधार वर्ष मानकर चलते हैं। जैसे कि अभी 2004 अभी 2011-12 है जो बेस ईयर है, तो एक बेस ईयर मान के चलते हैं। इससे पहले 2004-05 होता था, अभी 2011-12 है। तो हम क्या करते हैं कि जो हम प्रेजेंट प्राइस पर, जो करंट प्राइस पर जो जीडीपी निकालते हैं, तो उसमें से ना बेस ईयर के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं। मतलब उस टाइम जो चीजों के दाम होते थे उसके अकॉर्डिंग उतना इन्फ्लेशन हम करंट प्राइस में से माइनस कर देते हैं। तो हम कहां पहुंच जाते हैं, हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पे पहुंच जाते हैं, स्थिर मूल्य पर पहुंच जाते हैं, और ये हमारे देश के रियल जीडीपी ग्रोथ को दर्शा देता है, हमें सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है। तो इसलिए
दोनों को ही कैलकुलेट किया जाता है। कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे आपको दोनों देखने को मिलेगा, जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस भी, जीडीपी एट कांस्टेंट या रियल प्राइस भी, दोनों की वैल्यू जो है सो आपको देखने को मिलेंगी। और हमारे देश में ये काम किसका होता है? सीएसओ का होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का। यही नेशनल इनकम को पब्लिश करता है हमारी कंट्री के अंदर में, इसी का काम है नेशनल इनकम को पब्लिश करना, ठीक है। और इसको वेरियस डेटा चाहिए होता है, तो इसको जो डेटा प्रोवाइड करता है वो कौन? एनएसएसओ प्रोवाइड करता है। एनएसएसओ क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एनएसएसओ इसे डेटा प्रोवाइड करता है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए। कई बार पूछ देते हैं कि विच इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस नेशनल इनकम इन इंडिया, तो ये क्या होगा आपका? सीएसओ होगा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। हमारे देश के लिए सबसे पहले नेशनल इनकम जिन्होंने कैलकुलेट किया था उनका नाम था दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की थी। इनकी एक बुक भी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत ही फेमस बुक है और बहुतों बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक पूरा का पूरा ब्रिटिश इकोनॉमी का क्रिटिक्स है और इसी के थ्रू इन्होंने नेशनल इनकम को पब्लिश किया था, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने नेशनल इनकम से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़े। आई होप कि आपको समझ भी आ गया होगा। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस या वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।